हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल रबाब जीएस पर। हमारा जो पहला टॉपिक हम ले रहे हैं वो है वेव्स। फिजिक्स से हम वेव्स टॉपिक ले रहे हैं। इस टॉपिक में हम लगभग 3 वीडियोस लेंगे कंप्लीटली, जो लगभग 50 मिनट से लेके 1 घंटे तक की होंगी। इसके अंदर हम सारी थ्योरी करेंगे विद क्वेश्चंस, लेकिन डेडिकेटेडली क्वेश्चंस के लिए हम और वीडियो शेड्यूल करेंगे। आप कमेंट में अपने सजेशन भी दे सकते हैं कि मॉर्निंग में करना है या इवनिंग में, जैसे भी डेडिकेटेडली पूरी जीएस के लिए। जैसे फिजिक्स के ले लिए टॉपिक ले लिए जिसके अंदर मल्टीपल टॉपिक्स हो गए, या चैप्टर वाइज भी, जैसे आप चाहें आप कमेंट में बता दें कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए लेक्चर लेने हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी सीपीओ हो गया या एमटीएस या जीडी, एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम्स, डिफेंस के कोई एग्ज़ाम्स, रेलवे के कोई एग्ज़ाम्स, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो जीएस मैं यहाँ पे कराऊंगा सभी के लिए आपकी वो जीएस हेल्पफुल होगी। इसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा और थ्योरी भी कराऊंगा। तो आज हम लेक्चर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा फिजिक्स का टॉपिक वेव्स, ठीक है। जब हम कहते हैं वेव्स, चैप्टर के नाम से ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर बननी चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे मैं आपको कहूँ आज हम पढ़ने वाले हैं वेव्स, तो हमारे आज तक की नॉलेज से या आज तक की इन्फॉर्मेशन से हमारे दिमाग में वेव की क्या पिक्चर बनती है। जैसे ही हमने वर्ड सुना वेव, वेव से हमारी कोई ना कोई तो, यानी हमने थॉट बना रखा है ना अपने दिमाग में। जैसे हम कहें वेव्स, तो हमारे दिमाग में आते कोई लहर या कोई तरंग। जैसे कि हमने पानी के अंदर पत्थर फेंका, हमने पानी के अंदर पत्थर फेंका तो कुछ ऐसी लहर बनी, पत्थर आगे जाता रहता है, या हमने सीधा पत्थर फेंक दिया पानी के अंदर तो उसके आसपास ऐसे लहरें बन जाती हैं जहाँ पे पत्थर हम पानी के अंदर गिरा। तो क्या हमने पत्थर फेंक के जो तरंग बनाई पानी के अंदर, क्या वो वेव का एग्जाम्पल है? हाँ, वो वेव का एग्जाम्पल है। पर क्या बस वेव इतना ही हो गया? नहीं, इतना नहीं होता। ये तो होगी लेमैन लैंग्वेज में। अब हम देखते हैं फिजिक्स में टेक्निकली वेव के कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, और वेव की टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन दी हुई है वो है, तरंग एक डिस्टरबेंस है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है बिना पदार्थ के वास्तविक स्थानांतरण के। इसका मतलब क्या है? वेव जब हमने कहा तो वेव का मतलब क्या समझते हैं? एनी डिस्टरबेंस इन मीडियम। मीडियम में ऐसा कोई भी डिस्टरबेंस हो जिससे जो एनर्जी है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाए। जैसे हमने एक ये दीवार ली, यहाँ पे एक रस्सी हुक कर दी, हमने जैसे ही इस रस्सी को इस छोर से पकड़ के हिलाया तो रस्सी के अंदर कुछ ऐसी 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 वेव लाइक फॉर्मेशन हो जाती है, होती है ना। हमने यहाँ से पकड़ा हुआ था, इसको हिलाया तो कुछ ऐसी तरंगे बन गई। तो इसके अंदर जो मैटर है, जो कि रस्सी थी, जब वो यहाँ पर थी, इस जगह पर थी, और जब ये लहरा रही है उस वक्त भी इस जगह है, क्या इसके अंदर रस्सी के अंदर कोई भी ट्रांसलोकेशन हुई? ट्रांसलोकेशन का मतलब यहाँ ट्रांसफर का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह गई। पहले भी ये पॉइंट यहाँ पर था, अब भी ये पॉइंट यहाँ पर है। इसमें डिफरेंस क्या आया, अंतर क्या आया? जब हमने यहाँ से पकड़ के रस्सी को हिलाया तो जो एनर्जी हमने रस्सी को दी वो एनर्जी के कारण इसके अंदर वेव की फॉर्मेशन होगी, और एनर्जी इस जगह से होते 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 जहाँ पर हमने हिंज कर रखा था, जिस जगह पर हमने रस्सी को दूसरे छोर पर बांध रखा था, वहाँ तक ट्रांसफ़र हुई। इसके अंदर जो ट्रांसफ़र होता है वो सिर्फ एनर्जी का होता है। यहाँ पर मीडियम क्या है? मीडियम यहाँ पर है रोप। इस जगह पर जो मीडियम है वो रोप है। मैटर के बिना ट्रांसफ़र किए हुए अगर एनर्जी डिस्टरबेंस पैदा होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उस डिस्टरबेंस को हम वेव कहते हैं। यही डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि तरंग एक डिस्टरबेंस है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है बिना पदार्थ के वास्तविक स्थानांतरण के। क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या इसमें कभी, अगर कभी मैटर एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाए तो क्या उसके जो घटना है उस घटना को क्या हम वेव फॉर्मेशन कहेंगे? नहीं।
सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होनी चाहिए, मैटर नहीं होना चाहिए, मैटर अपनी ही जगह पर रहना चाहिए। वेव्स की कितनी क्लासिफिकेशंस हैं? मोटी मोटे तौर पर वेव्स की दो क्लासिफिकेशन होती हैं। एक तो होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। इन दोनों में अंतर क्या हुआ? जब हमने वेव कह दिया, हमारे दिमाग में तो बस वेव का वही है ना, पानी के अंदर पत्थर फेंका वेव बन गई। अब इसमें मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल का क्या हिसाब किताब हुआ, वो देखते हैं। मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल का क्या हिसाब किताब हुआ, क्योंकि हमने वेव आज तक सिर्फ वही सुनी है। यह हमने सुनी है कि साउथ की मूवी के अंदर अगर किसी एक्टर ने मुक्का मारा तो आसपास ऐसे पूरे एटमॉस्फेयर में ऐसे लहराती सी तरंगें बन जाती हैं। ऐसे हमारी वेग सी थॉट बने हुए हैं। टेक्निकली देखेंगे, पहला टाइप है मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल का मतलब वो वेव है जिस वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम की आवश्यकता होती है मतलब एनर्जी को हमने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है ना, तो बीच में कोई मीडियम होना चाहिए, जिस मीडियम के थ्रू, जिस मीडियम से होती हुई एनर्जी वेव के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? इसका एग्जाम्पल हुआ साउंड वेव। कैसे? जैसे कि हम, एक इंसान आपके सामने खड़ा है, आपने उसको कुछ बोला, जैसे आपने उसको बोला राम राम जी। जैसे ही आपने उसको बोला ना राम राम जी, तो वो राम राम जी आपके बीच में जो एयर के पार्टिकल्स हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। जैसे आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक है, और सामने एक इंसान खड़ा है। जैसे ही आपने इसको बोला राम राम जी, आपने जैसे इसको राम राम जी बोला ना, तो आपके और उसके बीच में जो एयर है, ये इस एयर में ना बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है, असंख्य पार्टिकल है, अनंत अरबों पार्टिकल है। इस पार्टिकल ने, ऐसे देखो, जैसे ही आपने बोला तो इस पार्टिकल ने इस पार्टिकल के साथ टकराव किया, तो ये जो एनर्जी इस पार्टिकल में थी ना, वो इसमें चली गई और इसने आगे धक्का दिया। ऐसे ऐसे करते करते उसके कानों तक ये आवाज गई। तो ये यहाँ पर इस जो स्पेस जहाँ पे एयर थी, इस एयर ने एज ए मीडियम एक्ट किया है कि आपकी आवाज इस जगह से इस जगह तक जा सके। तो साउंड ऐसी वेव है जिसको मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। क्या वो मीडियम सिर्फ एयर ही है? क्या वो मीडियम सिर्फ एयर है? नहीं, वो एयर भी हो सकती है, वो वाटर भी हो सकती है। वाटर के अंदर लिक्विड आ गया, जब मैंने कहा वाटर, वाटर का मतलब सारे लिक्विड। वो सॉलिड भी हो सकती है, ठीक है। किसी भी मीडियम की उपस्थिति में जब वेव प्रोपागेट होती है तो उसको कहते हैं मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव्स दो तरह की होती है, आगे देखते हैं, पर उससे पहले देखते हैं कि नॉन मैकेनिकल वेव कौन सी होती है। वो वेव जिसको किसी भी मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं है, मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो क्या वेव तरंगे ऐसे भी बन सकती हैं कि उससे कोई मीडियम की आवश्यकता ना पड़े? हाँ, ऐसी भी वेव्स होती हैं जो एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देती हैं, पर उसके अंदर उसको मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसका क्या एग्जाम्पल हुआ? इसका एग्जाम्पल हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो सूरज से हमारी तरफ मान लो यूवी रेज भी आती हैं, हमारी धरती और सूर्य के बीच में तो कोई भी एयर नहीं है, कोई भी लिक्विड नहीं है, कोई भी सॉलिड नहीं है, तो वो सारी एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है? वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर एयर की एब्सेंस हो जाती है। जैसे कि मून के ऊपर अगर दो इंसान खड़े हों, वो एक दूसरे को कुछ बोलें, तो उनकी आवाज़ नहीं जाएगी, चाहे वो कितने चीख चीख के बोलते रहें, चाहे एक दूसरे के कान के पास आके बोल दें, तो भी आवाज़ नहीं जाएगी। इसका कारण क्या है? कि जो साउंड है वो तो मीडियम में ट्रैवल करती है ना, पर जो ईएम वेव्स हैं या
यूवी रेज हैं, इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर जाती हैं और वैक्यूम के अंदर ट्रैवल कर जाती हैं, इनको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ये आ गई क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स मीडियम के आधार पे, यानी मीडियम की आवश्यकता है या नहीं उस आधार पे, एक तो मैकेनिकल, एक है नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल के अंदर हमने जैसे एग्जांपल देख लिया साउंड वेव का, और नॉन मैकेनिकल के अंदर जैसे हमने एग्जांपल देख लिया ईएम वेव का, यूवी रेज का। अब आती है मैकेनिकल वेव्स की बारी। मैकेनिकल वेव्स दो तरह की होती हैं, नए पेज पे समझते हैं। जो मैकेनिकल वेव होती है ना, वो होती है दो तरह की। एक तो होती है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या मतलब हुआ ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव का? तो आइए इसका मतलब समझते हैं। जब भी हमने एक ना लाइन ऑफ रेफरेंस लेनी है, लाइन ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? मान लो वेव की डायरेक्शन ये है, मान लेते हैं वेव की डायरेक्शन ये है, इस ओर वेव जा रही है। अगर तो उसके पार्टिकल्स इसके परपेंडिकुलर जाएंगे, हमने इसको वेव की डायरेक्शन मानना है, एक डायरेक्शन निर्धारित करनी होती है, ऐसी मर्जी से नहीं। मान लो हमने ये डायरेक्शन मान लिया, अगर तो वेव के जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो अप डाउन जा रहे हैं मान लो, तो उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। क्या हमने इसका एग्जांपल देखा है? हाँ, इसका एग्जांपल देखा है, ये जो रोप का एग्जांपल था। इस रोप में क्या हुआ था, जब एक जगह से पकड़ के रोप को झटकाया था दूसरी जगह से, तो उसमें ऐसी फॉर्मेशन नहीं होगी थी। तो इसमें क्या हुआ, ये वाला जो पार्टिकल है, ये देखो ये नीचे जा रहा है, इस जगह देखो, जैसे ये डायरेक्शन थी, ये देखो ये पार्टिकल नीचे गया, यहाँ से होता हुआ ये पार्टिकल यहाँ गया, यहाँ से होता हुआ ये पार्टिकल यहाँ गया, यहाँ से होता हुआ यहाँ गया। पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहे हैं अपनी जो मूवमेंट है, पकड़ इस जगह से पकड़ा हुआ है और इस जगह से पकड़ा हुआ है ना। लेकिन एनर्जी तो इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना, क्योंकि हमने यहाँ से झटकाया था, एनर्जी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, लेकिन पार्टिकल तो ऊपर नीचे जा रहे हैं। तो ये एग्जांपल हुआ ट्रांसवर्स वेव का। ठीक है, जैसे कि जब ने पत्थर फेंका था पानी के अंदर, पानी के अंदर जब पत्थर फेंका तो लहरें थी वो ऊपर नीचे ऐसे मूव करती है ना, अब इमेजिन करके देखो, तो वो भी एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव का। और दूसरे तरह की मैकेनिकल वेव होती है जिसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव। अब हम फिर से लाइन ऑफ रेफरेंस लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ रेफरेंस लेते हैं वेव का, इसी इसी डायरेक्शन के अंदर, मान लो यही डायरेक्शन है हमारी। अब अगर उस मीडियम के पार्टिकल उसी के पैरेलल, मीडियम के पैरेलल मूव करने लगे, देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना था ना इसमें, ट्रांसवर्स में तो बना था 90 डिग्री एंगल, लेकिन इसमें बनता है उसी के पैरेलल, इसमें था परपेंडिकुलर और इसमें होता है पैरेलल। पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेव। जब मीडियम के पार्टिकल वेव की जो डायरेक्शन है उसी ओर मूव करते हैं, उसी के पैरेलल मूव करते हैं, उसी के समानांतर दिशा में मूव करते हैं, तो उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? इसका एग्जाम्पल हुआ साउंड। जैसे यहाँ पर इस आदमी ने बोला राम राम जी, तो वो ऐसे एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़े थे ना, यही डायरेक्शन थी और इधर ही उनका मूवमेंट हो रहा है कि नहीं? ये इधर ही उनका मूवमेंट हो रहा है और यही उसकी डायरेक्शन थी। तो ये क्या हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ लॉन्गिट्यूडनल वेव का।
और जब पत्थर फेंका था वो एग्जाम्पल हुआ इसका ट्रांसवर्स वेव का। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन के ऐसे ऊपर नीचे परपेंडिकुलर थी, डायरेक्शन ये था वो परपेंडिकुलर थी, और इसमें डायरेक्शन भी यही था और उसकी मूवमेंट भी ऐसी ही थी, इसी डायरेक्शन में। अब जैसे एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है कि इन विच टाइप ऑफ वेव वाइब्रेशंस मूव परपेंडिकुलर टू द वेव्स मूवमेंट। फिर से वही सोचो, इसका एग्जाम्पल कमेंट करना। अब जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही डायरेक्शन लेंगे पहले वेव की मान ले हमने ये वाली डायरेक्शन एज्यूम कर ली वेव की, हमेशा ये एज्यूम कर लो। उसके बाद क्या है, उसने क्या है कि परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये वाले कौन से प्रकार की वेव के अंदर जो वाइब्रेशंस है वो ऊपर नीचे मूव करते हैं, अप डाउन मूव करते हैं। लॉन्गिट्यूड, अभी हमने 2 तरह की पढ़ी है ना, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। इन दोनों में से कौन सी थी? ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर तो उसी के डायरेक्शन में मूव करता है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। जब हम कहते हैं वेव, आपको मैं बताता हूँ, ये देखो वेव की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जब हम वेव को स्टडी करते हैं तो वेव के साथ साथ हमें वेव की कुछ प्रॉपर्टीज को भी स्टडी करना होता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हुई? जैसे कि एक प्रॉपर्टी हुई एम्पलीट्यूड, एक प्रॉपर्टी हुई वेवलेंथ, एक प्रॉपर्टी हुई फ्रीक्वेंसी, एक प्रॉपर्टी हुई टाइम पीरियड, एक प्रॉपर्टी हुई स्पीड ऑफ वेव। किसी वेव को स्टडी करते वक्त हम ये वाली प्रॉपर्टीज भी वेव की उसके साथ साथ स्टडी करते हैं, ठीक है। आइए एक एक करके हम इसको स्टडी करते हैं। यहां पर हमने एग्जांपल लिया ट्रांसवर्स वेव का। हम जब भी वेव के बारे में कोई पिक्चर हमारे दिमाग में आती है तो वेव की हमारी आमतौर पर ये वाली पिक्चर दिमाग में आती है। कौन सी वाली? जिसमें ऐसे वेव ऊपर नीचे मूव कर रही है। प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हम इसी एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं। ध्यान से देखें तो मान लो जो वेव की मीन पोजीशन थी ये वाली थी, जो एक्स कोऑर्डिनेट के दिशा में है। यहां से ये वाला पार्टिकल यहां पर गया ऊपर और ये वाला पार्टिकल यहां से गया नीचे। यहां से गया देखो ये ऊपर और यहां से गया ये नीचे। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है वेवलेंथ, जिसका कि सिंबल होता है लैम्डा। कैसे बनाते हैं लैम्डा? इस तरह से। तो आओ हम इसके कुछ टर्म्स समझते हैं। पहले टर्म है जैसे कि क्रस्ट और ट्रफ। इसका क्या मतलब हुआ? जब भी मीडियम का पार्टिकल अपने इस मीन पोजीशन से ऊपर की ओर जाता है तो जब ये वाला पॉइंट जब वो अचीव कर लेता है ना, ये जो अपर मोस्ट पॉइंट है, तो इसको कहते हैं क्रस्ट। तो क्या ये भी क्रस्ट हुआ? ये भी क्रस्ट हुआ। और जब वही पॉइंट नीचे की ओर अपना डाउन मोस्ट लोअर मोस्ट पॉइंट जब अचीव करता है तो उसको कहते हैं ट्रफ। उस पॉइंट को क्या कहा? ट्रफ कह दिया। ये तो होगी टर्म्स। पर इसका वेवलेंथ से कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे कि जब फेज 2 पॉइंट्स का सेम हो जाता है। फेज का मतलब, फेज का क्या मतलब हुआ? यहां पर ये पॉइंट अपनी किस पोजीशन में, किस फेज में है? हम कहेंगे क्रस्ट में। क्यों? क्योंकि अपर मोस्ट पहुंच चुका है, इससे ऊपर नहीं जाता वो। और इस जगह पर यहां पर भी कहेंगे क्रस्ट में है। तो दोनों की फेज सेम हो गया ना, दोनों का फेज सेम है। आराम से समझते हैं। यहां पर देखो जैसे कि ये पॉइंट सबसे लोअर मोस्ट पॉइंट पे ना, और ये वाला ये भी, तो ये दोनों ट्रफ पे है। तो क्या कहेंगे? इनका फेज सेम है,
इनका भी फेज सेम है। तो किसी भी क्रस्ट के अंदर दो क्रस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं वेवलेंथ। क्या मैं इस पॉइंट को, जैसे कि मैं यहां पर लेता हूं, मान लो ऑरेंज कलर लिया, देखो, क्या मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सेम फेज में कह सकता हूं? हाँ देखो, यहां पर ये भी, यहां पर ये भी, यहां पर है, तो क्या सेम फेज में हो गई? नहीं, ये दोनों सेम फेज में नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, पहले वाला, ये तो क्रस्ट से मीन पोजीशन की ओर आ रहा है, और ये वाला क्या है? ये मीन पोजीशन से क्रस्ट की ओर जा रहा है। देखने में दोनों सेम पोजीशन में लगेंगे पर है नहीं। तो इन दोनों में सेम पोजीशन में कौन से हुए, या सेम फेज में कौन से हुए? इसके साथ अगर हमने सेम फेज में देखना है तो ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्रस्ट से मेन मीन पोजीशन की ओर आ रहा है और ये भी क्रस्ट से मीन पोजीशन की ओर आ रहा है। तो वेवलेंथ दो कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार आने वाले क्रस्ट या दो लगातार आने वाले ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लैम्डा या फिर वेवलेंथ कहते हैं। अब वेवलेंथ को नापने का तरीका क्या है? इसकी ऐसा यूनिट होती है, देखो, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। तो वेवलेंथ की भी क्या हुई? मीटर। लेकिन लेकिन माप तो हम इसको सेंटीमीटर में भी सकते हैं, किलोमीटर में भी सकते हैं, लेकिन इसकी जो ऐसा यूनिट है ना, इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड यूनिट है, वो इसकी मीटर ही है। ये हुई पहली प्रॉपर्टी। अब हम जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। वेव की अगली जो प्रॉपर्टी है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? एक वेव है, ठीक है, एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर इसने कितने ऑसिलेशंस किए? एक वेव के एक सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशंस हुए उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यहां पर कीवर्ड क्या है? पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशंस एक वेव कर पाती है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। वो कितने हो सकते हैं? चाहे एक हो, चाहे 1000 हो, वो कितने भी हो सकते हैं। मान लो एक सेकंड के अंदर एक ऑसिलेशन हुआ तो क्या कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी? उसकी फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज। इसकी ऐसे यूनिट हर्ट्ज अभी देखते हैं। एक सेकंड के अंदर उसने 1000 ऑसिलेशंस कर दिए तो उसको क्या कहेंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी है उसकी 1000 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है एफ, और इसका सिंबल ऐसे म्यू भी होता है। ये नखरे से वाला भी है ना, ये भी देखो नखरे से मार रहा है, इसको कह देंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की ये यूनिट सिंबल है। अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, शॉर्ट फॉर्म में HZ। ये एक साइंटिस्ट ने दी थी। जिस साइंटिस्ट के नाम खोज की है फ्रीक्वेंसी की, उसी साइंटिस्ट के नाम पर ये हर्ट्ज यूनिट दे दी गई। अब हमने कहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो तो साइंटिस्ट का नाम हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है 1/सेकंड। हर्ट्ज का मतलब होता है 1/सेकंड। मतलब क्या है? अगर हमने कहा है ना इसकी 10 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है किसी भी साउंड की या किसी वेव की, तो इसका मतलब होता है कि 10 ऑसिलेशंस वो एक सेकंड के अंदर कर रहा है।
हर्ट्ज का मतलब होता है 1/सेकेंड, यानी कि 10 ऑसिलेशंस पर सेकेंड, इसी हर्ट्ज का मतलब अपॉन सेकेंड हो गया। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। अब हम जाते हैं अपनी तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। वेव का टाइम पीरियड का क्या मतलब हुआ? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उल्टा हैं। 1/टाइम फ्रीक्वेंसी हो जाता है या 1/फ्रीक्वेंसी टाइम हो जाता है। ये तो हो गया टेक्निकल सी बात। अब इसको हम आराम से समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। टाइम पीरियड की जो डेफिनेशन है ना, वो मतलब है कि टाइम टेकन बाय पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू complete वन ऑसिलेशन। किसी भी वेव की, किसी भी तरंग की एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको कह देते हैं टाइम पीरियड। अब चाहे वो 1,000,00,000 करोड़ ऑसिलेशंस करे, पर एक ऑसिलेशन को करने में कितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। यहां पर कीवर्ड वन ऑसिलेशन है। वन ऑसिलेशन, कितने ऑसिलेशन कर रहा है जी? ये 10 करोड़ कर रहा है, लेकिन एक को करने में कितना टाइम लग रहा है वो बताओ। इतना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है, तो वो जो टी टाइम है वही इसका टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड की जो सिंबल होता है वो होता है टी। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है टाइम की कितनी होती है? सेकंड। तो यहां पर भी टाइम की कितनी होगी? सेकंड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उल्टा होते हैं। फ्रीक्वेंसी में क्या था? फ्रीक्वेंसी में क्या था? एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं? एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस कर रही है वेव, और यहां पर क्या है? एक वेव को करने में कितना टाइम लग रहा है, यानी एक ऑसिलेशन को करने में कितना टाइम लग रहा है, और वहां पर था एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस करते हो। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उल्टा हो जाते हैं। चाहे इसको ऐसे लिख दो T=1/f, या फिर इसको ऐसे लिख दो कि F=1/T। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है, मान लो, ठीक है, कोई पार्टिकल है जो कि ऑसिलेट करता है 90 बार। कितने सेकंड्स में? 2 सेकंड्स में। तो इसका एफ और टी फाइंड करो। मतलब क्या हुआ? पार्टिकल ने 2 सेकंड के अंदर 90 बार ऑसिलेट किया। आयो, इसका हम आंसर फाइंड करते हैं। 2 सेकंड में 90 बार ऑसिलेट किया, तो 1 सेकंड में कितनी बार किया होगा? 90/2, 45 टाइम्स। अब हम सोचते हैं फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या थी। हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम ढूंढना है ना। फ्रीक्वेंसी थी कि 1 सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशंस कर रहा है, वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। क्या हमारे पास ये निकल के नहीं आ गया कि 1 सेकंड के अंदर वो 45 बार ऑसिलेशन कर रहा है? डेफिनेशन क्या कहती है? 1 सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशन कर रहा है बताओ। यहाँ पर आ गया 1 सेकंड में 45 बार ऑसिलेशन कर रहा है, तो क्या यही 45 इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं आ गई? हाँ, यही 45 इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी आई है? 45 हर्ट्ज। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि जो टाइम पीरियड होता है वो 1/f होता है। यहाँ जो f होता है वो 1/t होता है। हमारा f आ गया, अब हम t इसे आराम से t निकाल सकते हैं। t क्या है? 1/f। f कितना है? 45। तो t कितना आ गया? 1/45। यहाँ पर ऊपर सेकंड लगाना है, फ्रीक्वेंसी की तरह नीचे सेकंड नहीं लगा देना, यहाँ पर लगाना है ऊपर सेकंड। तो हमारी फ्रीक्वेंसी आई 45 हर्ट्ज और टाइम पीरियड आ गया 1/45 सेकेंड। इसको जो फ्रीक्वेंसी है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 45/सेकंड,
क्योंकि हर्ट्ज का मतलब 1/सेकंड ही होता है ना, तो जहाँ पर हर्ट्ज लिखा है उसको हटा के चाहे 45/सेकंड लिख दो, एक ही बात है, बिल्कुल सही है दोनों चीज़ें। हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है टाइम पीरियड के बाद, वो है स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव से क्या हमारा क्या मतलब है? जब कोई तरंग चल रही है तो उसकी कोई ना कोई स्पीड भी तो होगी ना। किसी ना किसी स्पीड से एक तरंग चलती है। स्पीड का जो यूनिट है वो होती है वी। वी यानी कि स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी को गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं जब लैम्डा से, तो हमारे पास स्पीड ऑफ वेव आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ वेव आ जाए तो भी यही है, स्पीड ऑफ वेव आ जाए तो भी जानते हैं। यहाँ पर वो टेक्निकलिटी जाने की डायरेक्शन है या नहीं है। v इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। देखो हम नॉर्मली भी जानते हैं कि स्पीड की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। अब इसी फॉर्मूले से डिकोड करते हैं। फ्रीक्वेंसी की कितनी होती है? 1/सेकंड। लैम्डा की कितनी होती है? मीटर। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? मीटर इंटू 1/सेकंड। मतलब क्या? मीटर पर सेकंड। यही किसकी यूनिट होती है? स्पीड की। तो स्पीड की क्या यूनिट निकल गया? इस यही क्वेश्चन, यही जो फॉर्मूला डिकोड हो गया ना, कि फ्रीक्वेंसी को अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो स्पीड ऑफ वेव आ जाएगी। तो ये तो हुआ स्पीड ऑफ वेव। हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अब देखना, ये हमारी वेव थी, ये उसकी मीन पोजीशन थी, ठीक है। इस मीन पोजीशन से उसने ऐसे प्रोपागेट किया ना, तो अपनी मीन पोजीशन को छोड़ के वो जब अपर मोस्ट पॉइंट पर जाती है या फिर लोअर मोस्ट पॉइंट पर जाती है, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, ये वाला जो मैक्सिमम उसने दूरी तय की, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वर्ड याद रखना, डिस्प्लेसमेंट। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है अपनी मीन पोजीशन से, चाहे वो ऊपर क्रस्ट की ओर हो चाहे ट्रफ की ओर हो, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसका सिंबल स्मॉल ए भी लगा लो, चाहे चाहे इसका सिंबल कैपिटल ए लगा लो, दोनों ही एम्पलीट्यूड के सिंबल हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है क्रस्ट और एम्पलीट्यूड को लेके, या ट्रफ और एम्पलीट्यूड को लेके, कि हमने तो भी कहा था जब वो ऊपर जाता है तो उसको क्रस्ट कह देते हैं, अभी कह रहे हैं कि जितना ऊपर जाता है उसको एम्पलीट्यूड कह देते हैं। इन दोनों में कंफ्यूजन पैदा होगी ना? कोई कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे? यहाँ पर जो डिस्टेंस, ये वाली जो टेक्निकल डिस्टेंस, नहीं, यहाँ पर टेक्निकल डिस्प्लेसमेंट जो उसने तय किया है वो तो है एम्पलीट्यूड, पर तय करने के बाद वो जिस फेज में पहुंच गया, उस जगह पर जिस फेज पर पहुंच गया, उस फेज को क्रस्ट कहा गया। उस दूरी को क्रस्ट नहीं कहा गया, उस फेज को क्रस्ट कहा गया। पर जब उसने वो दूरी तय की, दूर तक जाते हुए, अपर मोस्ट पॉइंट पर जाते हुए, वो जो दूरी उसने तय की है, ये डिस्प्लेसमेंट उसने मैक्सिमम, चाहे नीचे की ओर चाहे ऊपर की ओर, उसको कहा गया है एम्पलीट्यूड। ये डिफरेंस है एम्पलीट्यूड और क्रस्ट के अंदर। अब हम देखते हैं, ये सारी हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो ह्यूमन ईयर के लिए, इंसानी कानों के लिए कुछ ना फ्रीक्वेंसी है। इंसान सिर्फ उसी दायरे की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, हर तरह की फ्रीक्वेंसी को इंसान नहीं सुन सकता। कुछ और जीव हैं
जो अलग तरह की फ्रीक्वेंसी को, अलग हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुन लेते हैं, इंसान नहीं सुन पाता। तो जो इंसान की ऑडिबल जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, इसको कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। वो रेंज की फ्रीक्वेंसी जिसे इंसान सुन सके। रेंज का क्या मतलब होता है? रेंज का मतलब होता है किसी यूनिट से लेकर, यानी कि किसी, एक सेकंड, रेंज का मतलब होता है कि किसी मात्रा से लेकर के किसी मात्रा तक जो कैपेसिटी है सुनने की, उसे कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इंसान के लिए जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज या वो रेंज फ्रीक्वेंसी की जो इंसान सुन सकता है, वो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 तक इंसानी कान इस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। क्या हम 19 वाला सुन सकते हैं? नहीं। क्या हम 20,001 वाला सुन सकते हैं? नहीं। सिर्फ यही रेंज है जिस रेंज के दायरे में इंसान सुन सकता है। जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं उनको क्या कहते हैं? वो फ्रीक्वेंसीज जिनका हर्ट्ज 20 से कम है उनको तो कहते हैं इंफ्रासोनिक। आराम से पढ़ो, आराम से। और जो 20,000 से ज़्यादा हैं उनको कहते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है। इंसान तो इंफ्रासोनिक सुन नहीं सकता, तो क्या कुछ ऐसे जीव हैं जो सुन सकते हैं? हाँ, ऐसे जीव हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड्स को भी सुन सकते हैं। कौन कौन से हुए? जैसे कि एलिफेंट, जैसे कि राइनोसोरस, जैसे कि वेल्स। ये आमतौर पर इन सब में ये कॉमन चीज़ पाई जाती है कि जिनके ईयर का साइज बड़ा होता है ना, वो इंफ्रासोनिक साउंड्स को सुन सकते हैं। अब जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाले साउंड है उनको कहते हैं इंफ्रासोनिक। 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा जो इंफ्रासोनिक। कौन इंफ्रासोनिक जो है इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी का यूज़ करता है? इसका एग्जांपल है बैट, डॉल्फिन। बैट पता है क्या करता है? जैसे मान लो ये बैट है, ये जब एक जगह से ऐसे उड़ रहा है, अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाए ना, तो इसको कैसे पता चलता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया? ये अल्ट्रासोनिक वेव्स फेंकता है। पहले फेंकता है, इस जगह से वो वेव टकरा के वापस आती हैं, तो इसको पता चल जाता है कि सामने कोई चीज़ है, तो ये अपना रास्ता मोड़ सके। अब हो सकता है सामने पूरी पूरी दीवार हो, ये पूरी से रेंज के अंदर फेंकता है ऐसे ऐसे, बिल्कुल सीधा नहीं, जहाँ से टकरा के इसके पास वापस आता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर कोई चीज़ है। अब जैसे कि ये उड़ रही है और सामने से इस जगह पर कोई आ गई, तो यहाँ से टकरा के जब इसके पास आएगी ना, तो इसको पता चलेगा कि मेरे को इस डायरेक्शन के अंदर ऊपर नहीं जाना, यहीं से मुझे मूव करके या तो सीधा चला जाना है, जैसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। बैट इनका इस्तेमाल करते हैं, डॉल्फिन इनका इस्तेमाल करते हैं। अल्ट्रासोनिक जो फ्रिक्वेंसी की वेव्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है सोनोग्राफी के अंदर। सोनोग्राफी क्या होता है? जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करते हैं। देखो, जो अल्ट्रासाउंड का जो अल्ट्रा वर्ड है ना, वो अल्ट्रासोनिक से ही आया है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। अल्ट्रासाउंड के अंदर जो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है ना, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। सोनोग्राफी के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। जो डॉक्टर हमारे पेट के ऊपर क्रीम लगा के वो बताता है ना, या फिर प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर के पास जाती है तो उस बच्चे की कैसी डेवलपमेंट हो रही है, फीटस की क्या डेवलपमेंट है, किस स्टेज के अंदर उसके अंदर कितनी ग्रोथ हुई, कितनी डेवलपमेंट हुई, तो वो सोनोग्राफी से पता चलता है। क्योंकि वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एक बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की वेव्स अंदर फेंकता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा, वहाँ से टकरा के उसका इंस्ट्रूमेंट रिसीव भी करता है बाद में, जिससे उसको पता चलता है कि सामने जो ऑब्जेक्ट है उसकी शेप क्या है, कितनी डेवलपमेंट है। डॉक्टर बाद में उसको एनालिसिस करता है।
और इसका इस्तेमाल होता है सोनार के अंदर। जैसे जो सबमरीन होती हैं उनके अंदर लगा हुआ है, तो वो समुद्र की सतह के ऊपर तैर रही हैं, नीचे कितनी गहराई है ये कैसे नापेगा? तो जो उसका सोनार जो इंस्ट्रूमेंट है ना, वो साउंड को नीचे फेंकता है, और वो जब रिफ्लेक्ट होके आता है ना ऊपर, जैसे कि ये सतह है, यहाँ पर सबमरीन है, ये समुद्र की सतह है, और ये सबसे जो सुपरफिशियल उसकी जो लेयर है वो है वाटर की। तो यहाँ से वो अल्ट्रासोनिक वेव्स फेंकता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती है। तो ये जो दूरी तय करनी है ना, ये दूरी मापनी है कि कितनी दूरी है, ये इसके अंदर भी यूज होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का। अब हम सिर्फ एक चीज देखनी है जो कि रह गया, पिच। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, ये बिल्कुल छोटा सा है, पिच के बारे में। पिच जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जैसे कि हमने कहा, पिच का क्या मतलब हुआ? जब भी किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ना, तो उसकी जो पिच है ना, पिच भी उसकी ज़्यादा होगी। पिच का मतलब क्या है कि वेव कितनी दूर तक जा सकती है, उसकी पिच कितनी है, दूरी तय करने की क्षमता कितनी है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो कितनी दूर तक वेव अपने पोजीशन से दूर तक जा सकती है, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जैसे कि जो मेल की वॉइस होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, मोटी होती है ना। तो मोटी होती है, इसका मतलब क्या है कि मेल की जो दूरी तय करनी है उसी वॉल्यूम के ऊपर अगर मेल की आवाज़ निकाली जाएगी तो वो कम दूरी तय कर पाएगी। कम दूरी तय करके पाएगी तो उसका मतलब क्या है कि उसकी पिच कम है। पिच कम है तो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम है। जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी नहीं होती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये वाली गलती नहीं करनी। पिच डायरेक्टली, ये फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दी पिच के, ऐसा नहीं होता। जो इधर लिखा जाता है ना, प्रोपोर्शनल के इधर, प्रोपोर्शनल के साइन के इधर लिखा जाता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है ये पहले वाला पैरामीटर। यानी कि यहाँ पर पिच निर्भर है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी नहीं निर्भर है पिच के ऊपर। पिच में कुछ ही चेंज करते रहो, फ्रीक्वेंसी पे ऐसा चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी में चेंज करोगे ना तो पिच के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। पिच से आप फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंसी से आप पिच पे चेंज कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा की तो पिच के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। ये तो ये मेल की वॉइस की बात। अब जैसे कोई फीमेल की वॉइस है, वो हमने देखी कि पतली होती है ना। फीमेल की वॉइस पतली है तो इसका मतलब क्या है, वो ज़्यादा दूर तक जा सकती है, उसकी पिच ज़्यादा होती है। पिच ज़्यादा होती है तो मतलब क्या हुआ कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा थी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, उसकी पिच ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से उसकी आवाज़ पतली हो गई। इसीलिए जब पिच ज़्यादा होती है तो आवाज़ के अंदर पतलापन आ जाता है, पिच कम होती है तो आवाज़ के अंदर मोटापन आ जाता है। जैसे कि मेल की वॉइस, पिच ज़्यादा क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, आवाज़ पतली हुई जैसे कि फीमेल की वॉइस। तो ये तो सारा फंडा हुआ पिच का। अब हम ये सारी ये थ्योरी है जैसे जो हमने पढ़ ली है, ये सारी थ्योरी हमने पढ़ ली है, ऐसे कुछ भी नहीं छोड़ा। जैसे कि ये स्पीड का फॉर्मूला देखा हमने, एफ इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा हमने ऊपर पढ़ लिया। अब आते हैं साउंड वेव के ऊपर। साउंड वेव सारा हमने पढ़ लिया ना, जैसे कि ये मैकेनिकल वेव होती है, ये सॉलिड के अंदर ज़्यादा ट्रैवल करती है, लिक्विड के अंदर, ये सारी कॉमन बातें हैं। जैसे कि जो साउंड होती है ना, वो उसकी स्पीड, एक ही साउंड को अलग अलग मीडियम के अंदर अगर छोड़ा जाए तो सॉलिड के अंदर उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम, और गैस में उससे भी कम। इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो साउंड की स्टील के अंदर देखी गई है 5550 मीटर पर सेकंड,
पानी के अंदर देखी गई है 1500 मीटर पर सेकंड, और गैस के अंदर जैसे कि मान लो एयर के अंदर 343 मीटर पर सेकंड। इसका कारण क्या है? सिंपल सा कारण है, देखो कि वेव का मतलब क्या है? एनर्जी का ट्रांसफ़र करना है ना। एनर्जी ट्रांसफ़र कब की जा सकती है? एक पॉइंट से एनर्जी अगले पॉइंट पे जाती है, फिर अगले पॉइंट पे जाती है, फिर अगले पॉइंट पे जाती है, ऐसे करते करते वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचती है। तो कब एनर्जी जल्दी ट्रांसफ़र की जा पाएगी? जब पार्टिकल पास पास हैं या पार्टिकल दूर दूर हैं। ऑफ कोर्स जब पार्टिकल पास पास हैं तो जो सॉलिड होता है उसमें पार्टिकल होते हैं बिल्कुल पास पास, लिक्विड में थोड़े दूर दूर हो गए, और जो गैस है उसमें तो और दूर दूर हो गए। तो यहाँ पर लगता है टाइम ज़्यादा, यहाँ पर टाइम उससे कम, यहाँ पर टाइम उससे कम, और पास पास है तो इनको जो स्पीड होती है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जल्दी एनर्जी ट्रांसफ़र करने का मौका मिल पाता है मीडियम के अंदर। इस साउंड वेव के बारे में हमने पढ़ लिया कि सॉलिड में ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में उससे कम। इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। डेंसिटी का स्पीड के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? डेंसिटी किसकी डेंसिटी? तो यहाँ पर जो डेंसिटी बात कर रहे हैं ना, वो डेंसिटी बात की जा रही है मीडियम की। मीडियम की डेंसिटी के बारे में बात की जा रही है कि मीडियम की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि साउंड की क्या स्पीड रहेगी उस मीडियम के अंदर। कैसे? जैसे कि अभी हमने देखा कि सॉलिड के अंदर सबसे फास्ट होती है जो साउंड की स्पीड है, सॉलिड में जो स्पीड है साउंड की वो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है ना। तो क्या हर तरह के सॉलिड के अंदर सेम ही स्पीड से ट्रैवल करती है साउंड? नहीं। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, एक एग्जांपल ले लिया मान लो स्टील का, और एक एग्जांपल ले लिया हमने एल्यूमिनियम का। तो जब एक ही मीडियम के अंदर ऐसा देखा गया कि जब डेंसिटी के अंदर बदलाव आया तो उस मीडियम के अंदर साउंड की स्पीड के अंदर भी बदलाव आ गया। वो बदलाव कैसे आया, किस प्रोपोर्शन में आया? तो वो देखा गया कि जिस मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होती है ना, उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कम होता है, और जिसके अंदर डेंसिटी कम होती है उसके अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ पर दो सॉलिड्स का एग्जांपल लिया, जिसके अंदर डेंसिटी ज़्यादा होगी इन दोनों में से उसके अंदर स्पीड कम हो जाएगी, जिसमें डेंसिटी कम होगी उसमें स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अब स्टील और एल्यूमिनियम में जो डेंसिटी होती है ना, वो स्टील की होती है कम, और एल्यूमिनियम की डेंसिटी होती है ज़्यादा। तो मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड होगी किसमें, इन स्टील, वो ज़्यादा हो जाएगी स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम। कारण क्या है? इसकी डेंसिटी कम है, स्टील की डेंसिटी कम होने की वजह से उसके अंदर स्पीड बढ़ गई। किसके तुलना में? एल्यूमिनियम के तुलना में। तो ये हुआ सारे डेंसिटी का फंडा, इतना ही था। अब जो हमने पढ़ा है ऊपर, उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखो, पिछले एक सवा एक घंटे में पढ़ा है ना, उसमें क्वेश्चन है कि विच इज टिपिकली अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या थी? वो वेव जिसको प्रोपगेट करने के लिए, जिसको घटित होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, वो होती है मैकेनिकल वेव। इन दोनों में से कौन सा है जिसको टिपिकली चाहिए ही चाहिए मीडियम? साउंड वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? साउंड वेव, क्योंकि वैक्यूम में साउंड तो ट्रैवल कर ही नहीं सकता, पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम के अंदर ट्रैवल कर सकता है। ये हमने पढ़ लिया कि हमारी जो ऑडिबल फ्रिक्वेंसी है वो 20 से 20,000 हर्ट्स है। अल्ट्रासोनिक जो है वो
बैट, डॉल्फिन, सोनार, ये यूज़ करते हैं। हाथी, वेल, ये सारे इंफ्रासोनिक का यूज़ करते हैं। ये अल्ट्रासोनिक जो वेव्स है उसका यानी कहाँ कहाँ यूजेस आते हैं वो देखा जाएगा सोनार के अंदर, जैसे समुद्र की गहराई नापते हुए। ये देखो, ये ट्रांसमीटर है, इसने वेव्स फेंकी, वही वेव्स रिफ्लेक्ट होकर आई, डिटेक्टर ने पकड़ी, तो इससे पता चल जाता है कि समुद्र की गहराई कितनी है। यहाँ पर जो वेव्स यूज़ हुई हैं वो हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। सोनोग्राफी के अंदर यूज़ होती है। लिथोट्रिप्सी में, लिथोट्रिप्सी होता है किडनी स्टोन्स को तोड़ना। ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, जो हार्ट की जांच होती है, वहाँ पर भी ये अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे। 5-6 क्वेश्चन करेंगे जो हमने आज पढ़ा है उसके ऊपर। वट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ साउंड विद एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। मीडियम के अंदर, जिस मीडियम से हम वेव पैदा कर रहे हैं, उस मीडियम के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो स्पीड ऑफ साउंड के अंदर क्या अंतर आ सकता है? सोच के देखो। जैसे ही हम किसी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहाँ पर जो पार्टिकल है ना, उस मीडियम के अंदर जो पार्टिकल होंगे, अगर वो इस स्पीड से टकरा रहे थे, मान लो किसी एक्स स्पीड से टकरा रहे थे, तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वो और जल्दी जल्दी टकराने लग जाएंगे। उनकी टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ पार्टिकल बढ़ जाती है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे किसी मीडियम के अंदर, तो स्पीड ऑफ वेव या फिर स्पीड ऑफ साउंड में क्या अंतर आएगा? क्योंकि पार्टिकल की स्पीड भी बढ़ गई तो वो पार्टिकल एनर्जी भी जल्दी ट्रांसफर कर पाएंगे, तो स्पीड साउंड की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये रहा इसका राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी वेव है जो वैक्यूम के अंदर ट्रैवल कर नहीं सकती? वैक्यूम होता है एब्सेंस ऑफ एयर। बताओ, कमेंट करके जरूर बताना। जो भी क्वेश्चन आज पूछ रहा हूँ उसके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 में, ये आंसर है, ये आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा वैक्यूम में? 3 बार पढ़ लिया, साउंड वेव। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ वेव्स डू बैट्स यूज फॉर हंटिंग एट नाइट। अभी हमने ऊपर पढ़ लिया, 600 बार पढ़ लिया। बैट्स हंट करते वक्त या अपने सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है, अपनी जो हर्डल आ रही है, जो रुकावट आ रही है, उसको देखने के लिए कौन सी वेव्स का इस्तेमाल करती हैं? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली वेव्स, उनको क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। बी है इसका आंसर। अब जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना 4-5, उसका क्वेश्चन है 2-3। जैसे कि पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितने ऑसिलेशंस किए थे? उसको क्या कहते हैं? 1 सेकंड के अंदर ऑसिलेशन होते हैं। 1 सेकंड, कीवर्ड यहाँ पर 1 सेकंड है। 1 सेकंड, कीवर्ड के ऊपर जाया करो सीधा। 1 सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, उसको हमने ऊपर क्या पढ़ा था? फ्रीक्वेंसी। क्यों? फ्रीक्वेंसी क्या है? यूनिट क्या है? 1/सेकंड। अपॉन को पर भी पढ़ा करो। 1/सेकंड कैसे ऐसे पढ़ा करो? पर सेकंड। जो अपॉन में आ गया ना उसको पर की तरह पढ़ा करो। यहाँ पर क्या आ गया? पर सेकंड। उसकी यूनिट में क्या है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट में क्या है? पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या है? फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है साउंड वेव्स इन एयर आर। साउंड वेव मैकेनिकल है तो पता है, पर वो ट्रांसफर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है? जब वो साउंड वेव बनती है तो वो ऐसे 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 बनती है, या एक, जैसे हमने यहाँ पे खड़ के कुछ बोला और यहाँ पर उसने सुना, जो वो मूव करती है तो ऐसे ऐसे मूव करती है या ऐसे 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 मूव करती है? अपने ही जो उसके जो पार्टिकल की जो मूवमेंट है मीडियम की, वो अप डाउन होते हैं या लॉन्गिट्यूडनल होते हैं? ऊपर पढ़ के तो आए हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो वेव की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में उनकी मूवमेंट होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इंक्रीजेज। हमने किसी भी वेव की, वेव वही रखनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, तो
उसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब लैम्डा, उस पर क्या असर आएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन है, ऊपर जो हमने पढ़ा है उसी के ऊपर है, बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन है। पर अगर कंसेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर ना हुआ तो ये क्वेश्चन आराम से गलत हो जाएगा। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने स्पीड ऑफ वेव का, यहाँ पर बोला ना उसने कांस्टेंट वेव स्पीड, स्पीड कांस्टेंट रखनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। इसने क्या है कि फ्रीक्वेंसी को तो बढ़ा दो, ये जो है ये कांस्टेंट रहनी चाहिए, तो लैम्डा को हम क्या करना पड़ेगा कि ये वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए, जबकि फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा दी गई है, लैम्डा को कम करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो लैम्डा को कम करना पड़ेगा ना, ताकि ये जो v है, स्पीड ऑफ वेव है, वो सेम रह सके। तो इसका आंसर है रिमेन्स सेम। अगर वेव लेंथ, वेव की स्पीड अगर कांस्टेंट है, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया ना, तो उसका लैम्डा कम ही होगा अपने आप, और ये फॉर्मूले से आप देख लो। तो ये था हमारा वेव्स का लेक्चर 1। आमतौर पे जो आज हमने पढ़ा है वो 2 लेक्चर 2.5 लेक्चर में पढ़ा जाता है, पर हमने एक ही लेक्चर में पढ़ा। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा भी होगा, जितना मैंने सोचा था उससे छोटा करना है। आगे से जो लेक्चर आएंगे कोशिश करेंगे कि उसकी जो ड्यूरेशन है वो कम रख सकें, हम जल्दी पढ़ सकें और ज़्यादा पढ़ सकें। आज हमने थ्योरी भी पढ़ी है और आज हमने क्वेश्चंस भी लगाए हैं, हालांकि 7-8-10 के करीब क्वेश्चन हमने लगा दिए होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि ना जो क्वेश्चन के लिए ना अलग से मैं लेक्चर शेड्यूल करूँ, चाहे मॉर्निंग मान लो इवनिंग में लेक्चर आ गया और मॉर्निंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस, या फिर मॉर्निंग में लेक्चर इवनिंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि मॉर्निंग में क्वेश्चन इवनिंग में लेक्चर। जैसा आपको सही लगे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और आप कौन सा टॉपिक पहले चाहते हो वो भी बता सकते हो। वो किसी सब्जेक्ट से भी हो सकता है, जैसे कि पॉलिटी के अंदर आप चाहते हो कि पॉलिटी पहले पढ़ाऊँ, ये फिजिक्स या जो साइंस है वो पहले ना पढ़ाऊँ, क्योंकि इसके क्वेश्चन कम है। एसएससी के एग्जाम्स के अंदर 3-4 क्वेश्चन आते हैं। आप जैसे पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे तो 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। आप चाहते हो मैं पॉलिटी पहले पढ़ाऊँ, जियोग्राफी पढ़ाऊँ, इकोनॉमी पढ़ाऊँ। मैं एसएससी सीजीएल से पहले, जो मई और जून में शेड्यूल्ड है ना, उससे पहले मैं मैक्सिमम यहाँ ओवरऑल जो जनरल स्टडीज़ जो जीके है वो मैं कवर करूँगा। चाहे मुझे ज़्यादा लेक्चर लेने पड़े तो मैं ज़्यादा लेक्चर भी लूँगा। आप कमेंट सेक्शन के अंदर आपका जो भी सुझाव हो आप दे सकते हैं। अब से यहाँ पर मैं शॉर्ट सेक्शन है यूट्यूब का, या जो रील है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर भी मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मैंने 3 वीडियो चढ़ाई हैं PYQ के ऊपर, मैं सोच रहा हूँ कि और वीडियो चढ़ाऊँगा, उसको मैं रेगुलर करूँगा, ताकि वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन कवर हो सकें। और थोड़ा वो जल्दी भी होता है वहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए, फटाफट देखा 3-4 क्वेश्चन देखे, जिससे हमारे PYQ एनालाइज हो जाते हैं। आप चाहते हो डेडिकेटेडली कौन सा सब्जेक्ट शुरू करूँ या यही चलने दूँ मैं? अगर इसमें आप अच्छा पकड़ बना सकते हो तो मैं यही चलता जाऊँ, सही समझ में आएगा तो। या मैं पहले पॉलिटी शुरू करूँ, आप वो बता दो। कोई भी और सब्जेक्ट शुरू करूँ वो बता दो। या आप चाहते हो कि मैं थ्योरी कम रख के क्वेश्चन ज़्यादा कराऊँ, जो भी आप सजेशन देना चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को। तो ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक लेक्चर देखा है, आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू सो मच।